जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका द ब्यूरोक्रेट्स। मैं आदित्य अवस्थी आज आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटी नहीं लेकिन ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर एग्जाम्स में, यूपीएससी में, प्रीलिम्स में, मेंस में, यहाँ तक कि पीएससी में भी रेगुलर पूछा जाता है कि वो कौन सी थ्योरी है जिसने सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स के मूव करने की बात कही। तो वो थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, या मैं उसको डा के साथ यूज करता हूँ, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय अल्फ्रेड वेगनर 1918 में। इस बात को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी के साथ इसको शुरू करते हैं। अल्फ्रेड वेगनर असल में कोई ज्योग्राफर नहीं थे। अल्फ्रेड वेगनर थे एक बॉटनिस्ट जो पेड़ पौधों की जांच करते हैं या उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर साहब असल में जर्मनी के रहने वाले थे, यूरोप में। और जब वो जर्मनी में, यूरोप के इलाकों में, रशिया के इलाकों में देख रहे थे कि दुनिया का सबसे अच्छा कोयला कहाँ मिलता है, तो उन्होंने ये बात जानी कि कोयला बनने के लिए हमेशा से हार्डवुड की आवश्यकता होती है। हार्डवुड होना कंपलसरी होता है बेस्ट क्वालिटी का कोल बनने के लिए। लेकिन जो ये वाले इलाके हैं, ऊपर वाले इलाके हैं, ठंडे इलाके हैं, जो वेस्ट का इलाका है जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, जर्मनी, रशिया, जहाँ आज के समय में बर्फ ज़्यादा पड़ती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है एज कंपेयर टू हमारे ट्रॉपिकल इलाके हैं जो इंडिया के हैं, या इंडोनेशिया है, अफ्रीका है, कॉन्गो रीजन है, ये यहाँ ब्राज़ील है। इन इलाकों में जो कोल मिलता है वो थोड़ा सा लो क्वालिटी है एज कंपेयर टू जो कोल ऊपर मिलता है। तो उन्होंने ये कहानी जानने के बाद, अब उनको पता था कि हार्ड क्वालिटी या हार्डवुड हमेशा ट्रॉपिक्स में मिलेगा, तो उन्होंने फिर अपनी थ्योरी को गढ़ना चालू किया और उन्होंने सीधे ये कह दिया कि ये कॉन्टिनेंट्स या ये जो 7 महाद्वीप हैं, ये आज जहाँ पे हैं पहले वहाँ पे नहीं थे। सवाल उठता है कि जब पहले वहाँ पे नहीं थे तो कहाँ पे थे? बताना पड़ेगा ना भाई साहब कि यार ऐसे मैं भी बोल सकता हूँ कि इंडिया यहाँ नहीं, पहले यहाँ हुआ करता था, लेकिन ऐसा है नहीं। हो भी सकता है क्योंकि ज्योग्राफी कितनी पुरानी है, इंडिया वो जो विश्व है वो कब इवॉल्व करना चालू हुआ, इसके बारे में जानकारी जितनी हमें मिली है वो आज भी हमारी 1/4 या 1 भाग ही है, और 99 भाग आज भी कहीं छुपे हुए हैं। तो कुछ ऐसे पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर साहब, क्योंकि अब उनको बताना है कि ये कॉन्टिनेंट्स पहले यहाँ नहीं कहीं और हुआ करते थे, और ऐसे बताना है कि रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड वाला जो इलाका है वो यहाँ आ जाए बीच में, और जैसे ही वो बीच में आ जाए, जहां से ये हमारी इक्वेटर या भूमध्य रेखा निकलती है, इसके आसपास कहीं आ जाए, तो उनके लिए जरूरी है कि ये सब कॉन्टिनेंट्स को थोड़ा नीचे की तरफ खिसकाएं, है ना जरूरी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि एक समय, उस समय का नाम है कार्बोनिफेरस पीरियड में, ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक हुआ करते थे। मतलब जैसे ये अभी अफ्रीका अलग दिख रहा है, साउथ अमेरिका अलग दिख रहा है, अमेरिका अलग दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका, वही रशिया ऊपर की तरफ दिख रहा है, ऐसा नहीं हुआ करता था। ये सब एक साथ थे, आसपास थे। और ये जो साउथ अमेरिका का, ये सॉरी साउथ अफ्रीका का जो डरबन शहर है, यहाँ पे एक जो डरबन शहर है, ये डरबन शहर पूरे विश्व का सेंटर हुआ करता था, केंद्र हुआ करता था। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं इस बात को। उनको ये बताना था कि ये सारे इलाके पहले नीचे हुआ करते थे ट्रॉपिक्स में, तो उन्होंने कह दिया कि ये सारे जो विश्व के देश हैं, जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सब एक साथ थे, और सब एक साथ होने के बाद उनका केंद्र क्या था? ये डरबन शहर उनका केंद्र हुआ करता था। अब उनको नामकरण भी करना था। क्या पूरे एक, अगर जो विश्व को वो कुछ और कह देते कि अमेरिका ही था पूरा, तो बाकी लोग तो गुस्सा हो जाते, तो कुछ तो नामकरण करना पड़ेगा। तो उन्होंने नामकरण किया पेंजिया। उनके कारण, उनके जो थ्योरी थी उसके हिसाब से पूरा विश्व जब एक साथ हुआ, जब एक साथ था कार्बोनिफेरस काल में,
उस समय उस पूरे एक विश्व का नाम क्या था? पेंजिया। तो अगर आप मुझे बताइए, ये एक विश्व है पूरा, ये एक विश्व है, इस विश्व में यहाँ पे ये केवल एक महाद्वीप है, तो मतलब समुद्र भी एक ही होगा, ये पूरा इलाका क्या हो जाएगा? समुद्र। तो अब कुछ नाम समुद्र का भी रखना पड़ेगा, तो समुद्र का नाम उन्होंने रख दिया पैंथालासा। ये नाम एज इट इज एग्जाम्स में, पीएससी में, यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं कि वैगनर ने जो एक बड़े ओशन का सिंगल ओशन बताया था उसका नाम क्या था? पैंथालासा नाम था। वैगनर के जो मेगा कॉन्टिनेंट था या सबसे बड़ा महाद्वीप था उसका नाम क्या था? पेंजिया था। ये कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। अब वैगनर के हिसाब से जैसे थ्योरी आगे बढ़ती है तो वैगनर का कहना है कि जोरासिक पीरियड में जब डायनासोर्स हुआ करते थे, जोरासिक पीरियड में ये जो एक बड़ा महाद्वीप बना था, पेंजिया बना था, वो पेंजिया टूटना चालू होता है, वो पेंजिया बिखरना चालू होता है। और जैसे ही ये पेंजिया बिखरता है तो एक बड़ा महाद्वीप जब बिखरेगा तो उसके बीच में आएगी दरार और आजू बाजू का पानी उस दरार में भर जाएगा, तो बीच में भी एक समुद्र टाइप की चीज बन जाएगी। जब एक बड़ी चीज में बीच में दरार आएगी और वो आजू बाजू से सेपरेट होगा, तो जो आजू बाजू में पानी भरा है वो पानी, जो पैंथालासा का पानी है, वो उस दरार में घुस जाएगा, तो ये दरार भी कुछ बन जाएगी। और इस दरार का नाम था, इस दरार का नाम था टेथिस। इस दरार का नाम था टेथिस, जिसके आज भी कुछ अंश या कुछ रेमिनेंट्स हमको देखने को मिलते हैं इस इलाके में, जिसको हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। अब ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, इसको आगे हम जैसे जैसे थ्योरी आगे बढ़ेगी तो हम सुनेंगे। तो जोरासिक पीरियड में वैगनर का पेंजिया टूटता है, टेथिस सी का निर्माण होता है। तो अब जब दो हिस्सों में बंटवारा होगा तो ऊपर वाले हिस्से का नाम कुछ तो रखना पड़ेगा और नीचे वाले हिस्से का नाम भी कुछ रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही नीचे वाले हिस्से का नाम इन्होंने रख दिया गोंडवाना, नीचे वाले हिस्से का नाम रख दिया गया गोंडवाना और ऊपर वाले हिस्से का नाम रख दिया गया लॉरेशिया। ऊपर वाले हिस्से का नाम रख दिया गया लॉरेशिया। तो ऊपर वाले हिस्से में था लॉरेशिया, नीचे वाले हिस्से में था गोंडवाना। भारत किस प्लेट का हिस्सा होगा? गोंडवाना का। इसलिए आप देखेंगे गोंडवाना अपने यहाँ ट्रेन वगैरह भी चलती है, बहुत सारी चीजें गोंडवाना से हम आगे जोड़ेंगे जैसे जैसे ज्योग्राफी के लेक्चर्स आगे चलेंगे। तो ऊपर वाले हिस्से का नाम रख दिया लॉरेशिया, नीचे वाले का नाम रख दिया गोंडवाना, और ऐसे करके इन्होंने बना दिए ये दो हिस्से। और बीच में बह रही थी टेथिस, जिसको हम टेथिस जियोसिंक्लाइन भी कहते हैं। जियोसिंक्लाइन क्या होता है इसके बारे में आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। और पेंजिया तो आजू बाजू था ही। अब इनका कहना यह था कि उसके बाद अमेरिका ब्रेक होते हैं और अमेरिका, जो ये दो अमेरिका हैं, ये वेस्ट की तरफ, पश्चिम की ओर जाना चालू होते हैं, मतलब इस दिशा में यहां अमेरिका आना चालू होते हैं और ऊपर की दिशा में जाता है गोंडवाना की प्लेट। तो ऐसे करके जो पूरा कंसेप्ट है और आज का हमें जो विश्व देखने को मिलता है वो इन्होंने ऐसे तोड़ तोड़ के बना दिया। अब लोगों ने पूछा, यार भाई आप ये ऐसी फालतू बकवास कर रहे हो, इसका कुछ सबूत भी है या सिर्फ हवा में ही बातें चल रही हैं? तो सबूत तो देना पड़ेगा। तो कुछ सबूत जो वैगनर महाशय को देने पड़े और उन्होंने दिए भी, और उनको देख के लगता है कि जो वैगनर ने कहा, जो चीजें वैगनर ने समझाई वो बिल्कुल सही थी। तो वो सबूत क्या थे वो मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने पजल देखा है? अगर आप गौर से देखो इस मैप को तो आपको लगेगा ये पूरा एक पजल। देखिए यहाँ पे इस गैप में, ये जो गैप है, यहां मैं अफ्रीका की मुंडी लगा सकता हूं ना। इस गैप में मैं अफ्रीका की मुंडी लगा सकता हूं। ये जो आइसलैंड ग्रीनलैंड वाला हिस्सा है इसको यहां जोड़ दूं,
ये पूरे को यहाँ पे मैं फिट कर दूं, ये पूरा कैसा लगता है? कोई पजल है जिसको तोड़ दिया गया है, उसको दोबारा जोड़ दो तो ये एक हो जाएगा। इसको देखने में ऐसा लगता है। तो उन्होंने जो पहला एविडेंस दिया कि देख भाई मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तुम्हें शक है तो जाके इसको पजल की तरह फिट कर लो। तो उन्होंने अपना पहला एविडेंस दिया जिगसॉ फिट का। देख लो भाई, इसको फिट कर लो और पजल की तरह देख लो। फिर उनसे पूछा गया ये तो केवल एक इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कि ऐसा दिख रहा है, क्या आप और कुछ एविडेंस दे सकते हो? कम से कम 4 तो बताओ। तो उन्होंने कहा ब्राजील में यहां पे गोल्ड के डिपॉजिट्स मिलते हैं और सेम डिपॉजिट्स अफ्रीका में यहां पे मिलते हैं, इस इलाके में। अफ्रीकन गोल्ड बहुत फेमस है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। इस इलाके में यहां पे गोल्ड मिलता है, यहां पे गोल्ड मिलता है, लेकिन ओरिजिन सिर्फ यहां का है, यहां पे गोल्ड कहां से आया? तो ये उन्होंने एक सबूत दिया कि जो यहां पे गोल्ड मिलता है वो यहां पे गोल्ड मिलता है। इस एविडेंस को देख के सब चौकन्ने रह गए कि यार बात तो बिल्कुल सही कह रहा है बंदा, कि यार गोल्ड भी सेम मिलता है, जिग्सॉ फिट भी है। तो उन्होंने कहा यार और कुछ बता सकते हो क्या? तो उन्होंने बोला यहां पे जो फॉसिल्स मिले हैं, इस इलाके में जो फॉसिल्स हैं, इस इलाके में जो फॉसिल्स हैं, और यहां पे को जो फॉसिल्स हैं, ये इंडिया भी पहले नीचे हुआ करता था। इस इलाके में जो फॉसिल्स हैं, जो फॉसिल्स हैं वो फॉसिल्स सेम है। यहां भी ग्लोसोप्टेरस मिलता है, यहां भी ग्लोसोप्टेरस का फॉसिल मिलता है, यहां भी, यहां भी। कैसे हो सकता है? एक ही फर्म, एक ही तरीके की फर्म यहां भी मिलती, यहां भी मिलती, यहां भी मिलती, यहां भी मिलती है। कैसे हो सकता है? यहां पे जो पुराने बंदर थे, प्रिमिटिव एप्स थे, उनकी जो प्रजाति के अवशेष यहां मिलते हैं, वो यहां मिलते हैं, यहां मिलते हैं, यहां मिलते हैं, सब जगह सेम है। ये क्या पॉसिबल है? पॉसिबल किया गया क्योंकि वैगनर ने बताया कि आप जांच करके देख लो ये सेम है, क्योंकि सब पहले एक साथ थे, और क्योंकि सब पहले एक साथ थे तो सब एक ही जगह रहते थे, एक ही जगह मर गए, उनके फॉसिल्स वहीं जमा हो गए। उसके बाद उन्होंने और एविडेंसेस दिए अपनी बात को पुख्ता करने के लिए। वो एविडेंस देते चले गए कि देख लो भाई साहब, यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, स्कैंडिनेवियन के जो माउंटेन्स हैं, उसका एक्सटेंशन यहां तक मिलता है। मतलब उसका कहना था वैगनर का कि ये पूरे माउंटेन्स का एक ही एक्सटेंशन है, मानो कभी ये एक साथ हुए। जो पूरे माउंटेन्स का एक एक्सटेंशन है, मानो कभी ये एक साथ रहे हों। और इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को प्रूफ किया। और उन्होंने ये कह दिया कि एक जो कोल है, जो कोयला है, वो कोयले का बेल्ट आज 45 डिग्री पे मिलता है। उस समय का इक्वेटर जो था, भूमध्य रेखा जो थी, वो 45 डिग्री पे ही थी। अब उनकी बातें तो ऐसी थी कि हमको मानना ही पड़ा कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और एविडेंस है, बहुत एक प्यारा एविडेंस है ये, और सुनने में भी लगता है कि हाँ यार ये तो सच बात होगी, कि लेमिंग्स करके एक जानवर है, छोटा छोटा चूहे जैसा जानवर है, वो अपने सुसाइड के लिए, आत्महत्या के लिए बड़ा फेमस है। ये कैसे हो सकता है? मतलब कोई जानवर अपने सुसाइड के लिए फेमस होता है? ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में जब ये हल्का सा दरार पड़ी थी, अमेरिका अलग होना चालू हुए थे, तो लेमिंग्स यहां से कूदते थे, यहां तक तैरते थे और पहुंच जाते थे अमेरिका। लेकिन अब क्या होता है, अब लेमिंग्स यहां से कूदते तो हैं, लेकिन ये समुद्र बीच में इतना बड़ा हो चुका है कि लेमिंग्स कभी अमेरिका पहुंचते ही नहीं है और बीच में ही निपट जाते। तो लेमिंग्स का मास सुसाइड भी ये बताता है कि यहाँ के जानवर यहाँ ट्रेवल करते थे, अब ये कर नहीं पाते क्योंकि अब हो चुका है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये जो कॉन्टिनेंट्स थे वो आपस में नहीं जुड़े हुए हैं और ये खिसक चुके हैं। अब इनकी बातों को सुन के लोग मान तो गए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, लेकिन लोगों ने पूछ भी लिया फिर कि भाई साहब हुआ तो है, लेकिन हुआ कैसे है?
क्योंकि ज्योग्राफी को साइंस जैसा समझने के लिए आपको रीजनिंग चाहिए। साइंस के क्वेश्चन होते हैं वाई, क्यों क्यों हुआ ये, कुछ तो फोर्स लगा होगा यार, कोई तो होगा यहाँ पे, ट्रक लोड करके तो लेके नहीं गया, तो कुछ तो होगा जिसने इसको खिसकाने में हेल्प करी। और बेचारे वैगनर महाशय ये इसको खिसकाने की बातें बता नहीं पाए। खिसकाने की बातों में उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे एक साउथ पोल है, क्योंकि नॉर्थ पोल ज्यादा खींच रहा है इसलिए कॉन्टिनेंट्स ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए अमेरिका इस तरफ खिसक रहा है। ये भी कोई बात हुई? मतलब आप खुद सोचो कि धरती घूम रही है, उसके कारण कॉन्टिनेंट्स में इतना फोर्स लग रहा है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे तो इंसान को भी उड़ के दूसरी तरफ चले जाना चाहिए। ये कुछ बल या फोर्सेस वो एक्सप्लेन करने में केपेबल नहीं थे, इसीलिए इनकी थ्योरी को पार्शियली एक्सेप्ट किया गया। और इसके बाद उनको ये एक चीज इनको एवेल्युएशन में कही गई कि भाई साहब आपकी थ्योरी तो सही है, लेकिन आपने एक लॉयर जैसे अपनी बात को साबित करने के लिए प्रूफ्स बहुत सारे दिए हैं, लेकिन साइंस की तरह उसका लॉजिक कुछ नहीं दिया। तो इसीलिए ये थ्योरी एक तरीके से बिगिनिंग तो कर गई, शुरुआत तो कर गई, लेकिन फोर्सेस नहीं बता पाई, बल नहीं बता पाई, और इसीलिए इस थ्योरी के इंप्रूवमेंट्स लाने पड़े। और वो इंप्रूवमेंट्स थे हैरी हेल्स की थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी। और उन थ्योरीज ने आगे आने वाली चीजों को समझाया कि क्यों कि किस तरीके से कॉन्टिनेंट्स खिसकते हैं, कन्वेक्शनल सेल क्या होता है, लावा क्यों बनता है, माउंटेन्स क्यों बनते हैं, इस सब उन्होंने बताया। वैगनर भाई साहब ने एक गलती और कर दी, उनसे पूछा गया कि ये कैसे बने हैं, यहाँ पे ये माउंटेन्स कैसे बने हैं, यहाँ पे रॉकीज, यहाँ पे एंडीज, ये फोल्ड माउंटेन्स किस हिसाब से बने हैं भाई साहब? तो वो क्या कहते हैं कि जब अमेरिका खिसक रहा था तो इनके जो किनारे थे, एजेस थी, उस पे फ्रिक्शन या रगड़ पड़ने के कारण इनकी एजेस घिस गई हैं और ये माउंटेन बन गए। लेकिन न्यू जैसे ही ज्योग्राफी की न्यू ब्रांचेस चालू हुई तो उन्होंने बताया ये सब फोल्ड माउंटेन्स हैं। और फोल्ड माउंटेन्स घिसने से नहीं बनते, ये प्लेटों के टकराने के बाद फोल्ड होने से बनते हैं। जैसे ये बात पता चली तो वैगनर की थ्योरी में बहुत सारी कमियां निकली और उसको इम्प्रूव करने की लगातार कोशिश होने लगी, जो हम अगले सेक्शंस में देखेंगे कि कैसे कन्वेक्शनल सेल की थ्योरी ने बताया कि ये सारे लॉज बेकार हैं और कन्वेक्शनल सेल की थ्योरी ही आखिरकार प्लेट्स को मूव करने में, कॉन्टिनेंट्स को खिसकाने में काम आती है। और जब कॉन्टिनेंट्स खिसकते हैं तो कहीं टकराते भी होंगे, और उनके टकराने से अलग अलग जो लैंड में फीचर्स बनते हैं वो सभी फीचर्स देखेंगे अगली क्लास में। और वो अगली क्लासेस होंगी हमारे लाइव सेशन में। तो लाइव सेशंस को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। और साथ ही साथ ज्वाइन कीजिए द ब्यूरोक्रेट्स को टीचमेंट ऐप पे। टीचमेंट ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। वहां से जाके टीचमेंट ऐप डाउनलोड कीजिए, मेरे चैनल में एनरोल कीजिए, और हम वहां पे बहुत ही कम रेट्स में आपको बताएंगे ज्योग्राफी के अलग अलग कंसेप्ट्स और उनको किस तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करना है, क्या क्या लॉजिक, क्या क्या किस तरीके की ट्रिक्स यूज होती हैं उस पेपर को सॉल्व करने में, यह सभी चीजें बताएंगे। तो जुड़े रहिए द ब्यूरोक्रेट्स के साथ। मैं आदित्य अवस्थी, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।